हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते सभी को, वेलकम बैक आप सभी का। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम पढ़ने वाले हैं प्रजनन तंत्र। तो आई होप कि हमने जितने भी पिछले वीडियो पढ़े हैं वो आपके सारे जो हैं अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और अब हम जो है हमारा लास्ट जो है तंत्र बचा हुआ है और उस तंत्र का नाम है प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बच्चों हम जानेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है, उसमें कौन कौन से जो है पार्ट्स जो होते हैं मेल और फीमेल के अंदर वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और किस प्रकार से जो है वो एक नए ऑर्गेनिज्म का जो है निर्माण होता है, उसका फॉर्मेशन होता है। तो आज की हमारी हेडिंग हो जाएगी बच्चों, आज की हमारी हेडिंग हो जाएगी प्रजनन तंत्र, प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए, यदि हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यदि हम एक बार पूरा उसका ट्रेलर की यदि हम बात करते हैं तो बहुत आसान चीज़ों में हम बोल सकते हैं कि प्रजनन का मतलब ये होता है कि जो जीव होता है या फिर जो मनुष्य होता है वो अपने समान क्या करता है, संतति उत्पन्न करता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बच्चों प्रजनन, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रजनन बोलते हैं। अब इस प्रजनन के अंदर क्या होता है बच्चों, नर भी भाग लेता है और मादा भी भाग लेती है। नर के द्वारा क्या किया जाता है, नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण किया जाता है, और मादा के द्वारा मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण किया जाता है। उसके बाद में बच्चों गैमेटोजेनेसिस होता है, जो युग्मक निर्माण हो रहे हैं इसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। और उसके बाद में जो दोनों युग्मक होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और इसके द्वारा जो है गैमेट किसमें बदलता है, जाइगोट में बदलता है। उसके बाद में क्या होता है, जाइगोट में लगातार क्या होते हैं, डिवीजन होते हैं और एक नए जीव का जो है वो निर्माण होता है। तो मैं आपको शॉर्ट में इस तरीके से बता देती हूँ बच्चों कि जनन प्रक्रिया द्वारा, जनन प्रक्रिया द्वारा जीव अपने समान, अपने समान, अपने समान संतति उत्पन्न करता है, अपने समान संतति उत्पन्न करता है। और बच्चों प्रजनन होता क्यों है, तो अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। यदि आप सोचो कि नए जीव का निर्माण नहीं हो तो क्या होगा, क्या पीढ़ियां आगे बढ़ेगी, क्या पीढ़ियां आगे नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रजनन के द्वारा, प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीव जो है वो अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं अर्थात कोई भी जीव, कोई भी जीव अपनी, कोई भी जीव अपनी जाति की, अपनी जाति की निरंतरता को, निरंतरता को, निरंतरता को, निरंतरता को, निरंतरता को बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए या अपनी जाति का, अपनी जाति का, अपनी जाति का अस्तित्व, अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अस्तित्व बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए जनन प्रक्रिया द्वारा, जनन प्रक्रिया द्वारा, जनन प्रक्रिया द्वारा यानी कि रिप्रोडक्शन के द्वारा, जनन प्रक्रिया द्वारा नए जीव की उत्पत्ति करता है, नए जीव की उत्पत्ति करता है, नए जीव की उत्पत्ति करता है।
तो बच्चों आपको मोटे तौर पर ये समझ में आ गया होगा कि भाई जीव जो होता है ये जनन क्यों करता है, जीव जो होता है ये जनन क्यों करता है। क्लियर है। अब हम देखते हैं शॉर्ट में एक फिल्म का जो ट्रेलर होता है उसकी तरह यदि हम बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर देखिए मानव में आपको पता होगा बच्चों कि कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। कौन सा होता है, लैंगिक जनन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब देखिए लैंगिक जनन का मतलब ये है बच्चों कि इसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इस तरीके से बता देती हूँ बच्चों कि यहाँ पर हमारे जो है लैंगिक जनन है, तो इसमें जो है एक तो भाग लेता है नर, एक तो भाग लेता है नर यानी कि मेल भाग लेता है, तो नर भाग लेता है, मेल पार्टिसिपेट करता है, और दूसरा इसमें भाग लेती है मादा, दूसरी भाग लेती है इसमें मादा, यानी कि इसमें नर और मादा दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। अब क्या होगा बच्चों, इनमें क्या होगा, युग्मक का निर्माण होगा। क्या होगा, युग्मक का निर्माण होगा। तो नर जो है वो किसका निर्माण करेगा बच्चों, नर युग्मक का निर्माण करेगा, नर युग्मक का निर्माण करेगा, मेल गैमेट का निर्माण करेगा, मेल गैमेट का निर्माण करेगा, मेल गैमेट का निर्माण करेगा। और यदि हम बात करते हैं मादा, तो मादा जो है ये किसका निर्माण करेगी बच्चों, मादा युग्मक का निर्माण करेगी। ये किसका निर्माण करेगी, मादा युग्मक का निर्माण करेगी, यानी कि ये फीमेल गैमेट का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी, फीमेल गैमेट का निर्माण करेगी। क्लियर। अब देखिए हम यदि बात करते हैं कि नर युग्मक को क्या बोलते हैं, नर युग्मक को हम बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं। तो यहाँ पर बच्चों नर युग्मक बनेगा शुक्राणु। क्या बनेगा, शुक्राणु बनेगा, शुक्राणु बनेगा, और इसको हम बोलते हैं स्पर्म। हम डिटेल में भी पढ़ेंगे इसके बारे में। एक बार मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले क्या हैं। क्लियर। तो यहाँ पर जो है नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होगा, और मादा युग्मक की यदि हम बात करते हैं तो मादा युग्मक जो है यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, वो बनेगा अंडाणु। क्या बनेगा, अंडाणु बनेगा। ओवम का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, और ये दोनों जो बनते हैं बच्चों, ये किसके द्वारा बनते हैं बच्चों, ये बनते हैं गेमेटोजेनेसिस के द्वारा। किसके द्वारा बनते हैं, गेमेटोजेनेसिस के द्वारा बनते हैं। तो ये हो गया हमारा गेमेटोजेनेसिस, गेमेटोजेनेसिस, गेमेटोजेनेसिस। अब क्या होगा, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं गेमेटोजेनेसिस। तो ये पहली प्रोसेस होगी, गेमेटोजेनेसिस जो है ये पहली प्रोसेस है। ठीक है। और यहाँ पर यदि हम बात करते हैं शुक्राणु और अंडाणु की, तो ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, अगुणित होते हैं। तो यहाँ पर ये कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम अंडाणु की बात करते हैं तो ये भी कैसा होगा, अगुणित होगा। अगुणित का मतलब ये है बच्चों, यहाँ पर अगुणित का मतलब होते हैं कि हम क्या बोलते हैं कि मनुष्य के अंदर 2n बराबर क्या होते हैं, 46 होते हैं। यानी कि यहाँ पर डिप्लॉइड क्रोमोसोम जो उसका नंबर होता है वो कितना होता है, ह्यूमन के अंदर 46 होता है। और यहाँ पर जो यहाँ पर क्या होता है, डिप्लॉइड जो गुणसूत्र होते हैं वो 46 होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पर्म और जो ओवम बन रहे हैं यहाँ पर ये कैसे होते हैं बच्चों, हैप्लॉइड होते हैं। ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पर इन्हीं को हम बोलते हैं अगुणित। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अगुणित बोलते हैं। क्लियर। अब देखिए नर में भी नर युग्मक का निर्माण हो गया जिसको हम शुक्राणु बोल रहे हैं। मादा के अंदर किसका निर्माण हो गया, मादा के अंदर अंडाणु का निर्माण हो गया, ओवम का निर्माण हो गया। अब जो है दोनों नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में मिलना जो है बच्चों, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु का मिलना जो है, इससे किसका निर्माण होगा बच्चों, यहाँ पर निर्माण होगा जाइगोट का। किसका निर्माण होगा, जाइगोट का। इसको हम बोलते हैं युग्मनज। इसको हम क्या बोलते हैं, युग्मनज। और यहाँ पर युग्मनज जो है ये कैसा होता है बच्चों, डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। द्विगुणित है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पर आपको ये पता चल रहा होगा बच्चों कि यहाँ पर दोनों जो है अगुणित है। शुक्राणु और अंडाणु दोनों कैसे थे, अगुणित थे। इससे किसका निर्माण होगा, 2n का निर्माण होगा। n और n मिलकर क्या बनाएंगे, 2n बनेंगे। क्या बनाएंगे, 2n बनेंगे। ये क्या है, हमारा जाइगोट है। और इस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं।
इसको हम बोलते हैं निषेचन। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? निषेचन बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और ये जाइगोट जो है बच्चों, ये फाइनली किस में बदल जाएगा? ये फाइनली बदल जाएगा एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। किस में बदल जाएगा? ये ऑर्गेनिज्म में बदल जाएगा, यानी कि एक नए जीव की जो है यहाँ पर उत्पत्ति हो जाएगी। तो एक नए जीव की जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी? उत्पत्ति हो जाएगी, ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा बच्चों मोटे तौर पर जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता क्या है। तो ह्यूमन में किस प्रकार का जो है जनन पाया जाता है? तो वहाँ पर पाया जाता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा पाया जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब यह है कि यहाँ पर दो अलग अलग जीव जो है ये जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जिसमें एक होता है नर और एक होता है मादा। ठीक है, तो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें पहली प्रोसेस होती है नर जनन अंग जो होते हैं ये किसका निर्माण करता है? वो करता है नर युग्मक का। किसका निर्माण करता है? नर युग्मक का निर्माण करता है, मेल गैमेट का निर्माण करता है। उसको हम बोलते हैं स्पर्म। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्पर्म बोलते हैं। यहाँ पर इसको हम बोलते हैं शुक्राणु। और यदि हम बात करते हैं मादा के अंदर किसका निर्माण होता है? मादा युग्मक का निर्माण होता है, फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? अंडाणु बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अंडाणु। और दोनों जब मिलते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन के द्वारा हमारे पास जो है द्विगुणित जाइगोट प्राप्त होता है। हमारे यहाँ पर डिप्लॉइड जो है जाइगोट यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। और ये जाइगोट जो है आगे फर्दर क्या होता है? इसका विकास होता है, इसका डेवलपमेंट होता है और किसका निर्माण होता है? एक नए ऑर्गेनिज्म का जो है निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये जो जितनी भी प्रोसेस यहाँ पर बच्चों लिखी हुई है, यहाँ पर इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। अब ये तो अपन ने बोल दिया कि हाँ भाई इस तरीके से सारी चीजें होगी और हमें क्या मिल जाएगा? एक नया जीव मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए पहले सबसे पहले क्या होगा कि प्यूबर्टी, यानी कि यौनारंभ जो है वो प्रारंभ होगा, प्यूबर्टी अवस्था आएगी और उस दौरान जो है नर जनन अंगों का विकास होगा और मादा जनन अंगों का विकास होगा। यानी कि नर के जो जनन अंग है और मादा के जो जनन अंग है वो जनन प्रक्रिया के लिए क्या होंगे? तैयार होंगे। तो यदि हम लैंगिक अंगों का विकास की बात करते हैं तो मादा के अंदर, यानी कि मादा के अंदर जो ये अवस्था होती है प्यूबर्टी अवस्था, ये होती है 12 से 14 वर्ष। और यदि हम मेल के अंदर बात करते हैं, पुरुषों में यदि हम बात करते हैं तो प्यूबर्टी यौनारंभ अवस्था जो है ये लगभग 13 से 15 साल की उम्र में आती है और लगभग पूरी हो जाती है ये 18 साल के अंदर। यानी कि लगभग 12 से 15 साल की उम्र में जो है आपकी यौनारंभ अवस्था जो है वो प्रारंभ होती है, प्यूबर्टी अवस्था प्रारंभ होती है और 18 साल तक जो है, 18 साल होने तक जो है पूरी की पूरी तरीके से सारे ऑर्गन जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं? डेवलप हो जाते हैं। और इस दौरान जो है नर में क्या होता है? नर हार्मोन, नर लैंगिक हार्मोन जो है वो विकसित स्रावित होते हैं और मादा के अंदर क्या होते हैं? मादा जनन हार्मोन जो है वो विकसित होते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि नर में कौन कौन से लक्षण जो है वो हमें दिखाई देने लग जाते हैं प्यूबर्टी आने पर और मादा में कौन कौन से लक्षण जो है वो प्रकट होने लग जाते हैं। और फिर हम देखेंगे कि नर में कौन से हार्मोन होते हैं और मादा में कौन से हार्मोन होते हैं। और देन हम देखेंगे कि नर जनन तंत्र, नर जनन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और फिर हम देखेंगे कि मादा जनन तंत्र में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो देखिए लैंगिक अंगों का विकास, लैंगिक अंगों का विकास, एक तरफ हम लिखेंगे बच्चों, एक तरफ हम लिखेंगे नर के अंदर और एक तरफ हम लिखेंगे मादा के अंदर। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं, एक तरफ हम लिख लेते हैं नर मेल और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं फीमेल। एक तरफ हो जाएगा नर और एक तरफ हो जाएगा मादा, फीमेल फीमेल। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बताया कि नर में जो ये लक्षण जो है हम यदि बात करते हैं तो ये प्यूबर्टी अवस्था की यदि हम बात करते हैं तो यौनारंभ जो है, यौनारंभ जो है जिसको हम प्यूबर्टी भी बोलते हैं, प्यूबर्टी जो है ये आती है 13 से 15 साल की उम्र में। कब आती है? 13 से 15 वर्ष की उम्र में आती है। और ये कब पूरी हो जाती है बच्चों? इसकी यदि हम बात करते हैं
तो पूर्ण जो है ये कब हो जाती है? पूर्ण जब होती है उसको हम बोलते हैं किशोरावस्था। इसको हम क्या बोलते हैं? किशोरावस्था बोलते हैं। तो किशोरावस्था जो है बच्चों, ये होती है, किशोरावस्था जो है ये पूरी होती है 18 वर्ष में। कब पूरी होती है? 18 वर्ष में। इस दौरान क्या क्या परिवर्तन आते हैं इसकी यदि हम बात करते हैं बच्चों, तो पहला हम ये देख लेते हैं मादा में ये कब आती है। तो यदि हम मादा में बात करते हैं यौवनावस्था की, यौवनारंभ की, तो मादा में ये पुरुषों की तुलना में थोड़ी जल्दी आ जाती है। ये आती है 12 से 14 साल की उम्र में। कब आती है बच्चों? 12 से 14 वर्ष की उम्र में आती है। और पूर्ण कब होती है इसकी यदि हम बात करते हैं, तो पूर्ण कब हो जाती है? जिसको हम किशोरावस्था बोलते हैं, जिसको हम अडल्ट बोलते हैं। तो बोला जाता होगा कि अडल्ट हैं, गलतियां करता है, इस तरीके से आपने सुना होगा। तो वही आपकी उम्र है 18 से 20 साल वाली, ठीक है। तो ये होती है 18 से 20 साल, 18 से 20 साल, पुरुषों में भी ये होती है 18 से 20 साल। क्लियर बच्चों? अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से लक्षण जो है यहाँ पर चेंज होते हैं, यानी कि 12 से लगाकर 18 से 20 साल की जो उम्र होती है उस दौरान जो है नर में किस प्रकार के चेंज आते हैं और मादा में किस प्रकार के चेंज आते हैं, इसकी यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर चेंज होते हैं बच्चों इस तरीके से। तो देखिए पहला यदि हम बात करते हैं कि लक्षण जो है कौन कौन से प्रकट होंगे, तो वैसे तो आप सब लोग जानते होंगे। एक तो क्या होता है कि नर की जो आवाज होती है, आवाज में क्या हो जाता है? भारीपन आ जाता है। आवाज जो है वो कैसे होने लग जाती है? भारी होने लग जाती है, ठीक है। तो आवाज का भारी होना, आवाज का भारी होना, आवाज का भारी होना। दूसरा यदि हम बात करते हैं तो दाढ़ी मूंछ का आना, यानी कि चेहरे पर क्या आने लग जाते हैं? बाल आने लग जाते हैं, तो दाढ़ी मूंछ का आना। तो दूसरा हो जाएगा दाढ़ी मूंछ का आना, दाढ़ी मूंछ का आना, दाढ़ी मूंछ का आना, ये हो जाता है। उसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर होता है कि शरीर पर बालों की संख्या में क्या होने लग जाती है? वृद्धि होने लग जाती है। या फिर जनन अंगों के आसपास जो है वहाँ पर जो है जो बाल होते हैं, जो हेयर्स होते हैं, उनकी संख्या में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जननांगों के आसपास, जननांगों के आसपास बालों की संख्या में वृद्धि होना। ये सारे के सारे कैरेक्टर जो होते हैं ये किसमें शो होते हैं बच्चों? ये होते हैं एक पुरुष के अंदर। ये सारे के सारे जो लक्षण हैं ये किस में प्रकट होते हैं बच्चों? ये होते हैं एक मेल के अंदर, एक नर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक हार्मोन भी निकलता है इस दौरान, एक हार्मोन भी निकलता है बच्चों। उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी यहाँ पर बनता है। तो ये नर हार्मोन है, नर लैंगिक हार्मोन भी बोलते हैं इसको हम, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मादा में कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं। तो मादा में बात कर लेते हैं कि भाई एक फीमेल के अंदर कौन कौन से लक्षण प्रकट होंगे। तो देखिए पहले हमने देखा था कि आवाज़ का भारी होना, मर्दों के अंदर आवाज़ भारी हो जाती है, लेकिन यदि हम महिलाओं की बात करते हैं तो उसमें आवाज़ जो होती है वो पतली होने लग जाती है, आवाज़ का पतली होना, ठीक है। तो पहला हो जाएगा आवाज़ का पतलापन, आवाज़ का पतलापन, आवाज़ का पतलापन। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो स्तन ग्रंथियों का विकास, क्या होता है? स्तन ग्रंथियों का विकास और स्तन ग्रंथियों के आकार में वृद्धि होना जो है ये किस में लक्षण प्रकट होते हैं? ये एक मादा में जो है लक्षण प्रकट होते हैं। तो दूसरा हो जाएगा स्तन ग्रंथियों का विकास, स्तन ग्रंथियों का विकास तथा आकार में वृद्धि,
इसके अलावा हमने देखा कि नर के अंदर क्या होता है, जननांगों के आसपास जो है हेयर की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। वैसे ही मादा में भी ये लक्षण प्रकट होता है, जो जननांग होते हैं उसके आसपास जो है वो हेयर की जो संख्या है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। क्लियर। तो ये वाला कैरेक्टर जो है ये इसमें भी सेम है, एज इट इज जैसा कैसा है। अब यदि हम हार्मोन की बात करते हैं बच्चों कि जैसे यहाँ पर नर लैंगिक हार्मोन जो है वो कौन सा निकल रहा है, वो निकल रहा है बच्चों टेस्टोस्टेरोन। कौन सा निकल रहा है, टेस्टोस्टेरोन। वैसे ही यदि हम मादा में बात करते हैं तो मादा में यहाँ पर मुख्य रूप से दो जो है मादा लैंगिक हार्मोन रिलीज होते हैं। उसकी यदि हम बात करते हैं तो देखिए हार्मोन कौन कौन से होते हैं, तो हार्मोन की यदि हम बात करते हैं तो एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। और दूसरे हार्मोन की यदि हम बात करते हैं तो दूसरे हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन। क्या है, प्रोजेस्टेरोन। इनका क्या रोल होता है हम आगे बात करेंगे। तो हार्मोन जो है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। क्या है, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। तो बच्चों यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई मादा के अंदर जो है कब से जो है प्यूबर्टी अवस्था आती है और कब से जो है वहाँ पर किशोरावस्था आती है। तो आपसे ये उम्र भी पूछ सकते हैं कि नर में यौनारंभ जो है वो कब प्रारंभ होता है और मादा में ये कब प्रारंभ होता है। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि नर में ये 13 से 15 वर्ष की उम्र में होता है, मादा में थोड़ा जल्दी होता है, 12 से 14 वर्ष की उम्र में होता है। और किशोरावस्था जो है ये दोनों में लगभग जो है 18 से 20 साल की उम्र में क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। और फिर हमने देखा कि नर में कौन कौन से लक्षण प्रकट होंगे, तो ये सारे लक्षण नर में प्रकट होते हैं। और इसके अलावा नर में एक हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या है बच्चों, टेस्टोस्टेरोन। और मादा में यदि हम बात करते हैं तो ये लक्षण सारे मादा में प्रकट होते हैं। और उसमें हार्मोन कौन सा निकलता है, तो हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कौन सा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पर हमने देखा भी कौन कौन से लक्षण, क्योंकि नर युग्मक और मादा युग्मक बनने के लिए पहले लैंगिक अंगों का विकास होना जरूरी है। तो इस दौरान जो है क्या होता है, लैंगिक जो है परिपक्वता आती है। क्या आती है, लैंगिक परिपक्वता आती है। सेक्सुअल जो है मैच्योरिटी जो है एक इंसान के अंदर डेवलप होती है। और उसके बाद में जो है किसका निर्माण होता है, गैमेट्स का निर्माण होता है। फर्दर आगे की सारी जो है वो प्रोसेस होती है। अब यहाँ पर हमने बेसिक देखा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता क्या है, किस प्रकार से लैंगिक अंगों का विकास होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे बच्चों, पहले हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र और उसके बाद में हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। तो यदि हम बात करते हैं यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र, पहला तंत्र हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। अब देखिए यदि हम मेल की बात करें या हम फीमेल की बात करते हैं, दोनों में ही जनन अंगों में दो दो प्रकार के जो है ऑर्गन्स होते हैं। दो दो प्रकार के ऑर्गन्स कैसे होते हैं बच्चों, यदि हम इसकी बात करते हैं तो नर जनन तंत्र की यदि हम बात करते हैं तो इसमें होता है, इसमें होते हैं प्राथमिक जनन अंग, प्राथमिक जनन अंग, प्राथमिक जनन अंग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यानी कि जो मुख्य भूमिका निभाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, उनको हम प्राथमिक जनन अंग बोलते हैं। अभी हम बात करेंगे कि नर में जो है कौन सा जो पार्ट है जो प्राथमिक जनन तंत्र की तरह कार्य करता है। क्लियर। और दूसरा होता है द्वितीयक जनन अंग, द्वितीयक जनन अंग, द्वितीयक जनन अंग, द्वितीयक जनन अंग, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हम बोल सकते हैं। तो ये हो जाएंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब देखिए यहाँ पर एक बार मैं आपको नाम लिखवा रही हूँ बच्चों, फिर हम डायग्राम में देखेंगे सारे के सारे पार्ट्स जो होते हैं वो किस तरीके से एक मेल के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर प्राथमिक जनन अंग की यदि हम बात करते हैं तो प्राथमिक जनन अंग नर के अंदर होता है बच्चों वृषण। क्या होता है, वृषण। इसको हम बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं बच्चों,
टेस्टिस बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब द्वितीयक जनन अंग की यदि हम बात करते हैं बच्चों, तो द्वितीयक जनन अंग में जो है बहुत सारे अंग होते हैं। तो देखिए यहाँ पर वृषण जो है ये किसका निर्माण करता है? शुक्राणु का निर्माण करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है। स्पर्म फॉर्मेशन का कार्य जो है वो कौन करता है? वृषण करता है। कौन करता है? वृषण करता है बच्चों। ठीक है, तो जो शुक्राणु का निर्माण करता है वो वृषण करता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नर में प्राथमिक जनन अंग कौन सा है? क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे कि नर में प्राथमिक जनन अंग कौन सा है? तो आपको क्या आंसर टी करना है बच्चों? वहां पर आपको करना है वृषण। क्या करना है? वृषण। क्लियर? अब देखिए द्वितीयक जनन अंग की यदि हम बात करते हैं तो बच्चों इसमें बहुत सारे अंग होते हैं। जैसे मैं यदि बात करूं तो वृषण कोश, वृषण कोश, वृषण कोश, स्क्रोटल शेक, स्क्रोटल शेक, स्क्रोटल शेक, स्क्रोटल शेक। और यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर होती है यहाँ पर होती है शुक्रवाहिनी, 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 जिसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं बच्चों वास डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस। इसके अलावा होती है शुक्राशय, तीसरा होता है शुक्राशय, शुक्राशय, इसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल, इसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल। क्लियर? इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो इसमें भाग लेती है प्रोस्टेट ग्रंथि। हालांकि यहाँ पर अलग अलग ग्रंथियां भाग लेती है, ग्रंथियों को हम डायग्राम में देखेंगे। इसके अलावा होता है मूत्राशय, सॉरी मूत्र मार्ग, यूरिथ्रा बोलते हैं। तो ये सारे के सारे जो होते हैं एक मेल के अंदर क्या होते हैं? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह ये क्या करते हैं बच्चों? काम करते हैं। क्लियर? और अब हम जो है आज की क्लास में सिर्फ इतना ही देखेंगे। अब जो है मैं यदि बात करूं तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये एक नर जनन तंत्र का जो है मैंने एनसीईआरटी से यहाँ पर डायग्राम लिया है। तो देखिए यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने लिखा था कि जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस जो है ये क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ये क्या है? प्राथमिक जनन अंग है, प्राथमिक जनन अंग है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और इसके अलावा जितने भी भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये क्या है? आपके वृषण है, और वृषण के चारों तरफ जो आपको वृषण जिसमें स्थित है इसका क्या नाम दिखाई दे रहा है? स्क्रोटम। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वृषण कोश। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? वृषण कोश बोलते हैं। और बाद में जो ये वृषण से बहुत सारे जो शुक्रवाहिनी नलिकाएं बाहर निकलती हुई आपको दिखाई दे रही है, बहुत बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस बोलते हैं। और ये नलिका जो कि यहाँ से स्पर्म को लेकर कहाँ जाएगी? यहाँ आगे की तरफ जाएगी। और इसको हम बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं, इसका नाम यहाँ पर नहीं लिख रखा है, इसको हम बोलते हैं शुक्रवाहिनी। इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो एपिडिडाइमिस है इसके आगे की तरफ जो नलिका जुड़ी हुई रहती है ये यहाँ पर जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आगे स्थित होता है शुक्राशय। तो देखिए ये शुक्राशय जो है इसकी नलिका और ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और एक कॉमन नलिका यहाँ पर बनाते हैं। और यहाँ पर एक अखरोट के आकार की ग्रंथि आपको दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। और यहाँ पर ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है। यहाँ पर ये क्या है? मूत्राशय है। यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, तो देखिए यूरिनरी ब्लैडर से आने वाली नलिका और यहाँ से जो ये नलिका आ रही थी जिसको हम शुक्रवाहिनी बोल रहे हैं, ये दोनों कॉमन नलिका के अंदर खुल जाती हैं और फिर ये आगे इस तरीके से भाग बनाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है इस पार्ट के आसपास प्यूबिक बोन्स भी होती हैं और यहाँ पर डक्टस डिफरेंसेस बोलते हैं इस नलिका को हम लोग। और यहाँ पर ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है इसको हम पेनिस बोलते हैं, इसको हम पेनिस बोलते हैं। और ये क्या होता है? स्पॉन्जी यूरिथ्रा होता है और ये एक छोटे से छिद्र के द्वारा खुलता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एपर्चर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एपर्चर बोलते हैं। तो आज की क्लास में हमने जो है इनके सिर्फ नाम देखे, मैं वापस से कल इस डायग्राम को आपको बताऊंगी और किस तरीके से जो है स्पर्म फॉर्मेशन होता है। और वृषण जो है ये शरीर की उदर गुहा के बाद वृषण गुहा में स्थित होने का क्या रीजन है, इन सब की बात जो है हम कल की क्लास में करने वाले हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।